हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना सेट नंबर 9। आई थिंक सेट नंबर 9 ही है। हाँ, 9 है। और हम आज 2004 का ये पेपर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले क्लास में अपना निरस्त वाला 2004 का पेपर किया था और 2004 में टीजीटी का पेपर निरस्त हुआ है। तो उसी का अब हम ये वाला पेपर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्टडी विद अनु में, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। और मुझे लगता है कि आज मुझे पेन का कलर चेंज कर देना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? तो मैं आज चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। और ये आपका वीडियो आता है सुबह 8 बजे, इसके बाद 12 बजे थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। सुबह 8 बजे आपका ये वाला वीडियो आता है, ठीक है। उसके बाद दोपहर को 12 बजे आपकी एनसीईआरटी की क्लास होती है, जिसमें हम 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में कर रहे हैं और 11th क्लास की पॉलिटी भी कर रहे हैं। तो ये दोनों आगे पीछे चलेंगी, ठीक है। पहले 12th वाली फिनिश हो जाएगी, उसके बाद हम 11th क्लास की करेंगे। तो मुझे लगता है जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा तब तक 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की फिनिश हो गई होगी और 11 की पॉलिटी हम शुरू कर चुके होंगे। और इसके साथ ही साथ 6 बजे आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट आता है, सेम यही वाला। तो ये वाला भी फिनिश हो गया है, अब मैं नया प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 क्लास आती है दिन में, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करें। भारत एक गणतंत्र राज्य बना। तो भारत एक गणतंत्र राज्य कब बना है? तो भारत एक गणतंत्र राज्य बना है 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। यद्यपि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया था, ठीक है। तब भारत स्वीकार किया था, ठीक है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र का आशय एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसमें देश का प्रमुख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में। तो राज्य का विकास किसी एक तत्व से नहीं हुआ, वरन जैसा कि गैटिल ने कहा है कि रक्त संबंध, धर्म तथा सुरक्षा एवं व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया, जिससे राज्य का विकास हुआ। इसके प्रमुख सहायक तत्व इस प्रकार हैं: मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं और राजनीतिक चेतना। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तित्वों में से कौन सा व्यक्तित्व राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है, ठीक है। तो यही करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है, राज्य को शोषण का साधन मानता है और इसका मानना है कि राज्य रूपी संस्था पूंजीपतियों बुर्जुआ के हाथ का उपकरण है, जिसके माध्यम से बुर्जुआ वर्ग सर्वहारा वश का शोषण करता है। नेक्स्ट है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। तो AB डाइसी ने विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु कहा जाता है। डाइसी के अनुसार जिस संप्रभुता को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है और इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत का मुख्य रूप से ये कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के 2 सिद्धांत प्रचलित हैं: सामाजिक समझौता यानी कि संविदा का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौता का सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर मानवीय संस्था, जिनका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है? तो लॉक जो है वो सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है। सामाजिक समझौता संविदा सिद्धांत की अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करने वालों में इंग्लैंड के 2 विचारकों टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक तथा फ्रांस के विचारक ज्या जैक रूसो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, तो दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। तो बहुलवादी विचारधारा का मानना है कि राज्य सत्ता निरंकुश और संप्रभु नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज्य सत्ता को सीमित कर देता है। बहुलवाद ऐतिहासिक संदर्भ में बहुलवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध जन्य परिस्थितियों से हुआ है। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालीन संप्रभुता आरोपित होती है विधि निर्माता निकाय में। किसमें होती है? विधि निर्माता निकाय में। संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च माना जाता है। इसी प्रकार यदि संविधान प्रारंभ संप्रभु है तो तत्कालीन संप्रभुता विधि निर्माती निकाय में आरोपित होती है। नेक्स्ट है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राज्य के स्वरूप के बारे में सही है राज्य साधन है और साध्य। राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य के स्वरूप के बारे में विचारकों के भिन्न भिन्न विचार है। राज्य साधन और साधन दोनों है। यहाँ आदर्शवादी राज्य को साध्य व मानविक विवेक को परिणति मानते हैं और वही उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो ये है मार्क्स तथा एंजल्स। ठीक है, फास्ट करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें। ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में मार्क्स और एंजल्स प्रमुख है। कार्ल मार्क्स के विचारों को मार्क्सवाद, मार्क्सवादी समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र इसकी प्रमुख कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद ने राज्य को माना है? तो फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है। क्या माना है? व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ और इसके अनुसार राष्ट्र राज्य का आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित कर व्यक्ति का सर्वस्व उसके चरणों में अर्पित कर देता है। फांसीवाद का नारा है एक राष्ट्र, एक दल और एक नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अभिजात वर्ग में। किसमें पाया जाता है? अभिजात वर्ग में। फांसीवाद का अर्थ वास्तव में उन तानाशाही पूर्ण शासनों से समझा जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व 1922 में इटली में स्थापित हुई। ये सर्वाधिकारवादी राज्य का सिद्धांत है। फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा है। इसलिए फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात वर्ग के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वो समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो अल्फ्रेडो रोक्को ने। अल्फ्रेडो रोक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, जबकि फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवाद की विचारधारा होने के कारण समाजवाद का सख्त विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। ये मत है लॉर्ड एक्टन का। स्वतंत्रता और समानता दोनों फ्रांस की क्रांति की देन है। एक्टन डी टाकियावेली। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है और इनका मानना है स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो समाज में समानता का निहितार्थ अभाव है विशेषाधिकार का। समानता से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके और जिनके द्वारा व्यक्तित्व के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में। किसमें है? लोकतंत्र में। राजनीतिक समानता का तात्पर्य है अधिकार प्राप्त हो तथा हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में राजनीतिक समानता देना लोकतंत्र का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है और उस अच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस व्यक्तित्व को मानता है? तो उदारवाद इस व्यक्तित्व को मानता है। स्वतंत्रता की संकल्पना उदारवाद के लिए निरंतर रुचि का विषय रही है। समकालीन उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते हैं उन्हें स्वेच्छा तंत्रवाद की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वो चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? तो उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद तीनों मिलते हैं, समाजवाद आपका अलग है। ठीक है, समाजवादी राज्य को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है। उसका मानना है कि इसी में सभी का हित है, जबकि बहुलवाद, व्यक्तिवाद व उदारवाद ये तीनों राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं। नेक्स्ट है,
जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वो जोर देते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता पर। जनतंत्री समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है, उनका मानना है कि इससे राज्य का विकास होता है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता की बात नहीं करता। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो व्यक्तिक स्वतंत्रता है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद संपूर्ण मानवीय व्यक्ति तथा व्यक्तियों की आत्मिक समानता में विश्वास करता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान करता है। उदारवाद व्यक्ति को साध्य जबकि राज्य को साधन मानता है तथा राज्य को यंत्र भी मानता है। कथन और विचारक को मैच करते हैं। मैं राज्य हूं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लुई 14 का, लुई 14वें का। ठीक है, राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कथन है अरस्तु का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन है FWC हीगल का। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये कथन है प्लेटो का। मैं ही राज्य हूँ, लुई 14वां, राज्य व्यक्ति से पहले अरस्तु, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है हीगल, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है प्लेटो। किसने इस विचार को व्यक्त किया है? समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, क्या? तो ये किया है कहाँ गए? अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार मनुष्य प्रकृति से ही विवेक शून्य तथा बुद्धि रहित होते हैं, जबकि कुछ मनुष्य बुद्धि और विवेक से संपन्न होते हैं। मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विवेकशील व्यक्तियों की दास्ता में रहना प्रकृति नियम के सर्वथा अनुकूल है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता वो सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का ये विचार है TH ग्रीन का था। ठीक है, स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए TH ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उपयोग करने की शक्ति है जो कार्य करने तथा उपयोग करने के योग्य है, तथा उन्होंने स्वतंत्रता को निजी हित सामाजिक हित माना है। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में ये विचार प्रतिपादित किया है रूसो ने। रूसो का मानना था कि विश्व में पाया जाने वाला पाप, भ्रष्टाचार तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि वे पूर्ण रूप से विकृत सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। एक विचारपूर्ण कला तथा संस्कृति ने मनुष्य को उसके लक्ष्य से पथभ्रष्ट कर दिया। निम्नलिखित विचारकों में से एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है। ये किसने बताया? रूसो ने। रूसो ने तात्विक अर्थात यथार्थ इच्छा और तत्कालीन अर्थात वास्तविक इच्छा में अंतर बतलाया है। जहाँ तात्विक इच्छा सबके हित और मनुष्य के परम हित से जुड़ी होती है, वही तात्कालिक इच्छा मनुष्य के स्वार्थ और तात्कालिक सुख या लाभ पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसका मत है? तो राज्य व्यक्ति से पहले है, ये मत है अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार राज एक समग्रता है, व्यक्ति उसका एक अंग है, जैसे शरीर में उसके अंगों का संबंध है। समग्र का अस्तित्व सर्वप्रथम मिलता है और अंगों का बाद में। इसके आधार पर राज्य का जन्म व्यक्तियों से पहले हुआ है। हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। हॉब्स का मानना है कि संप्रभु के सामने व्यक्ति अपने सभी अधिकार छोड़ देते हैं तथा शासक के विरुद्ध व्यक्तियों के कोई अधिकार नहीं रह जाते सिवाय जीवन के, आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर। नेक्स्ट है समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो ये है आर्थिक समानता। समानता के उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व लास्की ने किया। उदारवादी आर्थिक समानता के पक्षधर नहीं है, जबकि मार्क्सवादी आर्थिक समानता के पक्षधर हैं और समाजवाद पर अधिक जोर देते हैं। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है, तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को करने योग्य काम करने की क्षमता माना है। जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील प्राणी मानते हैं, वे सबको एक ही स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं, परंतु जो सिद्धांत ये मानते हैं कि तर्क, बुद्धि या विवेक केवल कुछ लोगों तक सीमित है, वे स्वतंत्रता की मांग करके भी सर्वाधिकारवाद की स्थापना की ओर अग्रसर रहते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों का करने का अधिकार है जो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में ये मत व्यक्त किया जाता है कि समितियां राज संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो ये किया जाता है हॉब्स और रूसो के अनुसार। ठीक है, रूसो और हॉब्स के अनुसार समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। हॉब्स के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है, इसलिए संप्रभु कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समितियां संप्रभु की इस प्रकार की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करती। रूसो के अनुसार संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है। नेक्स्ट है कौटिल्य विचरित अर्थशास्त्र का संबंध है। तो कौटिल्य विचरित अर्थशास्त्र का संबंध है किससे? राजनीति विज्ञान से। ठीक है, यही होगा आंसर।
ठीक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से है। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय सामान्य राज्य और उसके शासन तंत्र का विवरण प्रस्तुत करना है। इसमें मुख्यतः विभागीय अध्यक्षों का ही वर्णन है। नगर तथा सेना की परिषदों के स्वरूप का अशासकीय होने के कारण इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष बाबू ने आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर से पृथ्वी के नाम गांधी के नाम एक अपील की। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता के अंतिम संग्राम आरंभ हो चुका है। इस प्रकार उन्होंने ही सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना, भारत में एक पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का गठन करना और भारत को औपनिवेशिक राज्य बनाना। सारे के सारे नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय को अपनी 11 सूत्री मांग को पेश किया और मांगे न माने जाने पर 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करी। ठीक है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है मतदाता। भारत में संवैधानिक दृष्टि से संविधान सर्वोच्च है, लेकिन राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता यानी कि मतदाता है। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार काम करती है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार काम करती है नाम मात्र के कार्यकारी अध्यक्ष से, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों के होने से और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। और नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व तथा मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना आदि सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार काम करती है। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो दोहरा शासन संघीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। दोहरा शासन का रूप संघीय व्यवस्था में देखने को मिलता है, जिसमें एक संघ स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो भारतीय संविधान में आपको संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं पाई जाती हैं और राज्य को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान में कई विशेषताएं पाई जाती हैं, इनमें संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रतिस्थापित। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है, तो मानव स्थापित विधि। ठीक है, क्या है? मानव स्थापित विधि। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और इस कारण कोई भी व्यक्ति या अधिकारी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी किसी संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नीति निदेशक तत्व है? तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करना। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 48 क में वर्णित राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा, जबकि अनुच्छेद 51 क 6 में वर्णित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसी प्रकार कुल 6 मौलिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। इसको अनुच्छेद 300 का में प्रतिस्थापित किया गया है। तो पहले कितने थे? 7 थे। मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? तो भैया कितनी थी? 14। ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया और इनका विवरण अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 51 तक मिलता है। 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, जो वर्तमान समय में कितने हैं? 11 हैं।
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो भैया संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और इसका आह्वान जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं वो मिलकर बनता है। तो जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं वो संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन उल्लेखित है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें अनुच्छेद 55 के अनुसार दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सदस्य भी होंगे। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार किसी भी समय यदि वो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वो सदस्य उपाध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति। भारत के संसद की समितियों में लोक लेखा समिति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक व्ययों पर संसदीय नियंत्रण का यह एक प्रभावी माध्यम है। ये समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर छानबीन करती है और ये समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। तो विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय प्रणाली का ये विशेषता होती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका सत्ता में तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि उसका बहुमत व्यवस्थापिका में है। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में ये कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के सामने 1973 में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय के इस मामले के लिए 13 सदस्यीय खंडपीठ का गठन किया गया और इसके निर्णय के अनुसार संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह निर्णय दिया गया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की कोई शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वो किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है। उसके अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? तो 1 वर्ष के भीतर, 6 माह के भीतर जो है वो राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट चल रही हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई और इसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के बीतने से पूर्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो 25 वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकेगा। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का उल्लेख है, जिसके तहत सांसद बनने के लिए राज्यसभा में चयन हेतु 30 वर्ष तथा लोकसभा में चयन हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। तो लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में कुछ उपबंध है, जिसमें 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, जबकि 75(2) में मंत्री राष्ट्रपति के प्रस्ताव पे अपने पद धारण करेंगे। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो राज्य में जिला न्यायाधीश को नियुक्त करता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के न्यायिक सेवा से चयनित अधिकारियों में से वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। राज्यपाल उस व्यक्ति को भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जो किसी न्यायालय में 7 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट है, सबसे निकृष्ट राज्य भी
वो सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये मत किसने व्यक्त किया? तो ये मत हॉब्स ने व्यक्त किया है। साम्यवी सिद्धांत के समर्थक प्लेटो, रूसो, हॉब्स ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की। हॉब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया? तो मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया। भारत में मतदाताओं को पहचान पत्र देने की व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया, जिसके तहत फर्जी मतदाताओं की समस्या समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है पंचायत राज सम्मिलित है। तो पंचायत राज सम्मिलित है राज्य सूची में। स्थानीय शासन, नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि, तो उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि ये सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। ठीक है, उदार लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण ये है कि उसमें सभी व्यक्तियों के मतों को समान माना जाता है। इसमें किसी व्यक्ति या समूह को महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये अरस्तु ने किया। अरस्तु का मानना है कि राज्य की ओर से अपने पदों, उपाधियों और पुरस्कारों का वितरण नागरिकों की योग्यता तथा उनके गुण के अनुपात में किया जाना उचित है। नेक्स्ट है जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की ये परिभाषा किससे संबंधित है? तो अधिकारों की ये परिभाषा बेंथम से संबंधित है। अधिकार राज्य की सृष्टि है तथा राज्य द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, अतः अधिकार कानून की उपज है। अगर कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। इसी आधार पर बेंथम ने कहा कि अधिकार कानून की उपज है, यदि कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। 25 अप्रैल 1945 को अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 50 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 24 अक्टूबर 1945 को सभी राष्ट्र सदस्यों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। ये मत किसका है? ये मत है मुसोलिनो का। ठीक है, मुसोलिनी लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, बल्कि वो उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता था। उसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने हितों की साधना करनी चाहिए, इसके लिए दूसरे राज्यों के हितों का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े, इसलिए विश्व शांति कभी संभव नहीं है। उसके अनुसार पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो ये सिंगापुर में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस भारत से भागकर अफगानिस्तान तथा रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां से 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। और इसी के साथ ही हमारे ये वाला प्रैक्टिस सेट भी फिनिश होता है। अब हम कल करेंगे 2003 का प्रैक्टिस सेट। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल। और थोड़ा फास्ट इसलिए ही करा रही हूँ, हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ, हर क्लास में यही बोलती हूँ। फास्ट कराने का रीज़न ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकें। तो एक ही अगर लेके बैठे रहेंगे तो फिर यही चलता रहेगा। 17 इसमें सेट हैं तो 17 दिन तो इसी में ही चले जाएंगे। तो फास्ट इसीलिए करा रही हूँ ताकि और भी प्रैक्टिस सेट हम कर सकें जनवरी तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।